तो स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 सबसे पहले हम देखेंगे। इसके पहले के क्वेश्चंस होमवर्क थे, जो नहीं बने वो डाउट में क्लियर कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द रीजन बाउंडेड बाय दिस। मतलब ये आपको गिवन है mod x प्लस mod y इक्वल्स टू 1 और इसमें जो बाउंडेड रीजन है, एनक्लोज्ड रीजन है, आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन जब भी आपको देखता है तो मॉड को हमको उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ती है। तो आपको पता है मॉड x की वैल्यू क्या होती है, प्लस एक्स एंड माइनस एक्स विद दिस कंडीशन। प्लस एक्स कब होगी, जब x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है। माइनस एक्स कब होगी, जब x लेस देन 0 है। सिमिलरली सेम फॉर द मॉड y आल्सो। मॉड y की वैल्यू प्लस y या माइनस y होगी डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब इधर देखते हैं, आपको यहां पर जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, mod x प्लस mod y। ठीक है, तो mod x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम, या तो प्लस x या तो माइनस x। अब देखो टोटल 4 केसेस होंगे, ध्यान से समझना। 4 केसेस। केस 1 क्या होगा, जब x और y दोनों ग्रेटर देन 0 है। यहां देखो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, मतलब x और y दोनों पॉजिटिव है। और x और y दोनों कब पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो आप ये लिख सकते हो x, y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस केस में mod x की जगह पे हम प्लस x लिखेंगे और mod y की जगह पे हम प्लस y लिखेंगे। क्लियर है ये चीज। अब सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, जब x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। x नेगेटिव y पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, माइनस प्लस। माइनस प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये कंडीशन लिखो या फिर आप सेकंड क्वाड्रेंट लिख सकते हो। तो यहां पर mod x की जगह पे माइनस x लिखेंगे बिकॉज x इज लेस देन 0 और mod y की जगह पे प्लस y लिखेंगे बिकॉज y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सेकंड क्वाड्रेंट हमने कंसीडर किया। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट का अगर आप केस लोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, माइनस माइनस, तो ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस। ठीक है, x mod x की जगह पे माइनस एक्स, mod y की जगह पे माइनस y। तो ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगी माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1, थर्ड या फिर थर्ड क्वाड्रेंट का इक्वेशन। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 लोगे, y की वैल्यू लेस देन 0 लोगे। तो mod x की जगह पे प्लस x और mod y की जगह पे माइनस y आएगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट वाला केस है, प्लस कॉमा माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन को 4 डिफरेंट केसेस में डिवाइड कर दिया डिपेंडिंग ऑन 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। एक जिसमें एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव एंड दोनों नेगेटिव। टोटल 4 केसेस। उसके अकॉर्डिंग आपको 4 इक्वेशन मिली और ये चारों इक्वेशन कैसी इक्वेशन है, ये चारों लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल वाली। मतलब एक लाइन की इक्वेशन है चारों, लेकिन ये चारों लाइन की इक्वेशन उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट पे ही वैलिड होगी। जैसे कि ये वाली इक्वेशन कब वैलिड होगी, सिर्फ क्वाड्रेंट 1 के लिए या फिर जब x और y दोनों ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है। तो अगर मैं फर्स्ट लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 को प्लॉट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, x की एक पॉजिटिव वैल्यू लेता हूं, सपोज 1। तो x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो 1,0 इसका एक पॉइंट मिल गया हमको। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो 0,1 ये दूसरा पॉइंट मिल गया। और अगर मैं इस पॉइंट को लोकेट करूंगा 1,0 तो ये पॉइंट यहां पर आया A और 0,1 तो ये पॉइंट यहां पर आया B। जिससे मैंने A और B को ज्वाइन कर दिया तो ये स्ट्रेट लाइन मिल गई और यहां पर उस स्ट्रेट लाइन का नाम लिख दिया x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। यहां तक की चीजें समझ में आई क्या, एक बार देखो और बताओ। क्रिस्टी, अंजलि, आया क्या समझ में? ओके ओके। सिमिलरली अगर हम सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं x और y की, तो उसका भी ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो ऐसा बनेगा। ठीक है, थर्ड इक्वेशन का ग्राफ ऐसा, फोर्थ इक्वेशन का ग्राफ ऐसा। तो ओवरऑल जो ये पूरा इक्वेशन है mod x प्लस mod y इक्वल्स टू 1, इसका ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा। a b और ये वाला पॉइंट को अगर मैं c मार्क करता हूं c और ये वाला पॉइंट को अगर मैं d मार्क करता हूं तो ये d, a b c d, ये बेसिकली बनेगा एनक्लोज्ड रीजन।
और आपको किसका एरिया निकालना है, आपको इस एबीसीडी का ही एरिया निकालना है। क्लियर है ये चीज। अब यहां पर एक चीज अच्छे से समझ में आ रही है, ये जो रीजन 1 है, अगर मैं इस पार्ट की बात करूं रीजन 1, अगर हम सिर्फ रीजन 1 का एरिया निकाल के उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दे तो हमको एबीसीडी का एरिया मिल जाएगा, क्योंकि ये जो रीजन 1 है ये बेसिकली, ये जो रीजन 1 है ये बेसिकली सिमेट्रिक है इसके, इसके और इसके। तो किसी भी एक रीजन का एरिया निकालो और उसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो, 4 कर दो, तो आपको ओवरऑल बाउंडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। एक बार देखो और बताओ, क्या मैं लेफ्ट पार्ट इरेज कर दूं या कुछ नोट करना है तो कर लो। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में इरेज कर रहा हूं, कुछ चीजें मिस हो जाएंगी तो मैं वैसे रिकॉर्डिंग ऑन रखा हूं, तो आप उसमें से फिर देख के क्लैरिफाई कर लेना। ठीक है, तो अब यहां पर हमको चाहिए एरिया ऑफ रीजन एबीसीडी। तो देखो यहां पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ एबीसीडी, एरिया ऑफ रीजन एबीसीडी, दैट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन ओएबी, एरिया ऑफ रीजन, रीजन ओएबी। ठीक है, तो 4 टाइम्स OAB का एरिया। अब OAB का एरिया कैसे मिलेगा, OAB जो रीजन है वो बाउंडेड है y एक्सिस से भी, वो बाउंडेड है x एक्सिस से भी। ठीक है, तो आप किसी के भी रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैं विद रिस्पेक्ट टू x उसको इंटीग्रेट करता हूं, तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, dx आएगा। तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा y dx। ओके, अब लिमिट पुट करेंगे तो x एक्सिस में देखो सबसे इनिशियल पॉइंट क्या है, ओरिजिन, तो उसमें x कोऑर्डिनेट क्या है, 0, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी इसकी, 0। फिर उसके बाद जो एक्सट्रीम पॉइंट है, एंड पॉइंट है, वो क्या है a, उसमें x कोऑर्डिनेट क्या है, 1, तो लिमिट क्या हो जाएगी 0 से लेके 1। अब आती है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू हम कहां से पुट करेंगे, वो देखो इस बाउंड्री को, तो ये बाउंड्री जो है उसकी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, तो यहां से आपको y की वैल्यू मिलेगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस x, तो y की वैल्यू हम यहां पर रखेंगे 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू 1, ये हो जाएगा 1 माइनस x dx, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब इसके बाद इंटीग्रेट करो यहां पर, 1 का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट पुट हो जाएगी 0 टू 1, अपर लिमिट पुट करो तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2, फिर अपर लिमिट में माइनस ये बाकी सब तो 0 होगा लोअर लिमिट में, तो आपको क्या मिल जाएगा 4 इंटू 1/2, तो आंसर आएगा 2 स्क्वायर यूनिट। तो ये होगा आपका आंसर। एक बार चेक करो और बताओ समझ में आया या नहीं, और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। वैभव समझ में आया क्या? ओके, आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लो, तो इतना ही आ रहा है क्या? ओके, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 11, इरेज कर रहा हूं मैं, और अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 है, find the area bounded by the curves x comma y such that y is greater than or equals to x square and y is equals to mod x। ओके, सो आपको एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स निकालना है। देखो मैंने यूजुअली देखा है बोर्ड एग्जाम्स में इसी तरह का क्वेश्चन दे देते हैं, जिसमें ये इनइक्वालिटी के फॉर्म में दे देगा, ये इक्वल्स टू है, हाँ ठीक है, जिसमें ये इनइक्वालिटी के फॉर्म में दे देगा और इस तरह का सेट के फॉर्म में। बेसिकली ये सेट्स रिप्रेजेंटेशन जो हमने क्लास 11 में पढ़ा था,
ये वो ही रिप्रेजेंटेशन है और ये उसका सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है। तो x, y वो सारे पॉइंट्स का सेट है जिसमें x और y ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम शेडेड रीजन क्या होगा उसको पहले ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले ये बन जाएगा x एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस आपका। फिर नेक्स्ट ये बन जाएगा y एक्सिस, ठीक है। और इसके बाद ध्यान से समझना, ये y इक्वल्स टू मॉड x। अब इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था मॉड x का ग्राफ कैसे बनता है। तो मॉड x का ग्राफ इस तरह का बनता है वी शेप में, जिसका वर्टेक्स कहां पर आता है, ओरिजिन पे आता है। तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू मॉड x। अगर हम इधर की बात करें तो y इक्वल्स टू माइनस x हो जाएगा, और राइट साइड की बात करें तो y इज इक्वल्स टू प्लस x हो जाएगा उसकी इक्वेशन, ठीक है। फिर हम आते हैं इस इनइक्वालिटी पे। अब इस इनइक्वालिटी का जो रीजन है वो कैसे निकालेंगे, तो पहले तो हम इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदल देते हैं। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये एक इक्वेशन बन गई, किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है। पैराबोला का फेस किस तरफ होगा, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ होगा। तो हम एक पैराबोला बनाएंगे जिसका फेस पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ बनेगा। तो यहां पर मैं वो पैराबोला ड्रॉ कर रहा हूं। सपोज ये वो पैराबोला हो गया, और पैराबोला की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ओके। अब देखो, ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा। बेसिकली जब भी इक्वालिटी होती है तो उसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये बाउंड्रीज जो लाइन बनी है उसमें आने वाले पॉइंट्स। लेकिन इनइक्वालिटी में डिफरेंस क्या होता है, इनइक्वालिटी के जो सॉल्यूशन होते हैं वो रीजन होते हैं। अगर आप रिकॉल करोगे क्लास 11th में जब हमने लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ी थी, तो लीनियर इनइक्वालिटी के जो सॉल्यूशंस आते थे, ग्राफिकल सॉल्यूशन, वो रीजन होते थे। ये लाइन के नीचे की तरफ या लाइन के ऊपर की तरफ ऐसा कुछ सॉल्यूशन आता था। उसी तरीके से अगर पैराबोला में भी इनइक्वालिटी का फॉर्मेशन आ रहा है तो उससे समझ में आता है कि जो उसका सॉल्यूशन होगा वो पैराबोला के अंदर की तरफ होगा या पैराबोला के बाहर की तरफ होगा। तो देखते हैं कौन सा रीजन उसका सॉल्यूशन होगा। उसके लिए बेस्ट मेथड है, हम कोई भी एक रैंडम पॉइंट लेते हैं और उसके बाद उसको इस इनइक्वालिटी में पुट करके टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये एक पॉइंट ले रहा हूं और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है सपोज 5,0, ठीक है। अब ये पॉइंट पैराबोला के आउटसाइड है। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम इस इनइक्वालिटी में पुट करके देखते हैं। तो y की जगह पे क्या आएगा, 0, और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x की जगह पे क्या आएगा, 5। तो ये हो गया 5 स्क्वायर। 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 25। क्या ये इनइक्वालिटी ट्रू है, नहीं, ये इनइक्वालिटी फॉल्स है। और ये फॉल्स है तो इससे हमको ये पता चला कि ये जो पॉइंट है ये जिस रीजन में लाई कर रहा है वो रीजन इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो कौन सा रीजन इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा, जो कि इनसाइड द पैराबोला होगा। क्लियर है ये चीज। तो इस इनइक्वालिटी का जो रीजन होगा, सॉल्यूशन रीजन, वो बेसिकली पैराबोला के अंदर की तरफ होगा। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस इनइक्वालिटी और ये वाला जो लाइन है, इन दोनों के बीच में आने वाले रीजन का एरिया निकालना है। तो बेसिकली आपको जिस रीजन का एरिया निकालना है वो पैराबोला के अंदर की तरफ आ रहा है और इस लाइन के बीच में आ रहा है। तो ये आपका शेडेड रीजन होगा, आपको जिसका एरिया फाइंड आउट करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इस शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम किसी भी एक साइड के रीजन का एरिया निकालेंगे और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। सिमेट्रिक है क्योंकि, तो एक को निकाल के मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। अब एक को भी कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए पहले तो हम ये कॉमन पॉइंट देखते हैं। इस कॉमन पॉइंट को सपोज मैं ए मार्क करता हूं, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, इसको मैं बी मार्क करता हूं। ये हो गया आपका ओरिजिन, इसको मैं ओ मार्क करता हूं, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स निकालते, ओ के कोऑर्डिनेट्स तो पता है 0,0। ए का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, ए का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप ये लाइन की इक्वेशन और पैराबोला की इक्वेशन को सॉल्व करोगे। बताओ सॉल्व करके ए का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है। करेक्ट,
x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आएगा 1,1। तो क्लियर है जो b का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 1,0 होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज पता चल गई कि आप आपको पॉइंट्स जो है क्रिटिकल पॉइंट्स जो है ओ ए बी इनके कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। क्रिटिकल पॉइंट्स ये वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ये उस रीजन के बाउंड्री के पॉइंट है, मतलब एंड पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स ये बोल सकते हैं, कॉर्नर में लाया करने वाले पॉइंट्स। ठीक है, तो उनके कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो लाइन है, देखो इस तरह का क्वेश्चन आपने पिछली क्लास में भी बनाया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है, लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में जो रीजन है उसका एरिया निकालेंगे और उसमें से हम ये जो पैराबोला है और एक्स एक्सिस में जो रीजन है उसके एरिया को माइनस कर देंगे। तो बेसिकली लाइन से जो y की वैल्यू मिलेगी उसको मैं y1 मार्क करता हूं और जो पैराबोला से y की वैल्यू मिलेगी उसको मैं y2 मार्क करता हूं। तो हम यहां पर क्या करने वाले, y1 माइनस y2 ये करने वाले। ठीक है, तो देखो जो इंटीग्रल बनेगा ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा, इसको मैं इन शॉर्ट ASR लिख रहा हूं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स 2, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ बन रहा है इसलिए, तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये आएगा y1 माइनस y2 dx। क्लियर ये चीज। लिमिट्स, तो लिमिट्स x कोऑर्डिनेट की देखो 0 से कहां तक जा रही है 1, तो लिमिट क्या हो जाएगी 0 to 1। अब आती y1 की वैल्यू, तो y1 की वैल्यू हम कहां से रखेंगे, y1 की वैल्यू हम रखेंगे लाइन की इक्वेशन से। तो लाइन की इक्वेशन से देखो y इक्वल टू x है तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी x, और y2 की वैल्यू हम कहां से रखेंगे, पैराबोला की इक्वेशन से। तो पैराबोला की इक्वेशन से देखो y2, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है पैराबोला में, तो y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज जो है उसके उसको आप इसमें पुट करो इंटीग्रल, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू 1 y1 की वैल्यू x माइनस y2 की वैल्यू एक्स स्क्वायर dx। सॉल्व करो और एरिया निकालो, और किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। वन बाय थ्री, और किसी का आया क्या? ओके ठीक है, वैभव तुम्हारा बना? ठीक है, इरेज कर दे रहा हूं फिर मैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कोऑर्डिनेट्स ऑफ हुज वर्टाइसेस आर। तो आपको इंटीग्रेशन अप्लाई करके एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसके वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो पहले कोऑर्डिनेट्स नोट डाउन कर लो क्या क्या है। अगर आप रिकॉल करोगे तो क्लास 10th में आपके पास एक फॉर्मूला हुआ करता था एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने का, जिसमें आपको वर्टाइसेस गिवन होते थे। अगर वो फॉर्मूला आपको याद है तो उससे आप अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इंटीग्रल से कैसे हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर बनाते हैं एक्स एक्सिस, ये हो गया सपोज आपका वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसके बाद लोकेट करते हैं इन सारे पॉइंट्स को। तो सबसे पहला पॉइंट है 2,0, तो 2,0 ये पॉइंट सपोज यहां कहीं आएगा एक्स एक्सिस में, तो इस पॉइंट को ए मार्क करता हूं, कोऑर्डिनेट हो गया 2,0। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 4,5, तो 4,5 ये वाला पॉइंट सपोज यहां पर कहीं आ जाएगा, यहां हो गया सपोज बी, और इसका कोऑर्डिनेट है 4,5। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है 6,3, तो 6,3 वो पॉइंट सपोज यहां कहीं आएगा सी, जिसका कोऑर्डिनेट 6,3 मार्क करें। ठीक है, तो आपने तीनों पॉइंट लोकेट कर लिया यहां पर। अब एक काम करते हैं, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। आप एक अजम्पशन लेके, ऐसा नहीं एकदम रफ बना दो, आपको थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन होना चाहिए कि 2 इधर आ रहा है तो 3 4 4 और ये 5 4,5 यहां पर आएगा 6,3। तो आप पेन से एक अज्यूम करके इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन ये ध्यान देना वो दिखे थोड़ा ग्राफ पेपर के जैसा है, क्योंकि यहां पर अगर सही
फिगर बनेगा तो ही आपको कैलकुलेशन आगे समझ में आएगा कि कैसे निकालना है। तो ट्राइंगल ऐसा कुछ बनेगा, ट्राइंगल एबीसी, जिसका आपको एरिया निकालना है। क्लियर है ये चीज? तो इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, अब ये क्वेश्चन आता है यूजिंग इंटीग्रल। ध्यान से समझना। हम क्या करेंगे इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, पहले तो पॉइंट सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं एक्स एक्सिस पे। तो पॉइंट सी से इस तरह से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस पे, और सपोज इस पॉइंट को मैं डी मार्क करता हूं। पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 6,0। क्लियर है ये चीज? पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6,0। 6,0 पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट हो गया। अब उसके बाद बी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो बी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहा हूं यहां पर मैं, और इस पॉइंट को मार्क कर रहा हूं पॉइंट ई। और पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ई का कोऑर्डिनेट होगा 4,0। ठीक है? तो आपको ये दो पॉइंट्स मिल गए। अब देखो लॉजिक हम क्या यूज करने वाले हैं, मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले ये जो लाइन सेगमेंट ए बी दिख रहा है, पहले इस ए बी और एक्स एक्सिस में बाउंडेड रीजन का हम एरिया निकालेंगे। मतलब ये वाला जो एरिया है, पहले हम ये पूरा एरिया कैलकुलेट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है। एबी का, एबी और एक्स एक्सिस के बीच में लाई करने वाले रीजन का पहले एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है? फिर उसके बाद कौन से रीजन का एरिया कैलकुलेट करेंगे? बीसी और एक्स एक्सिस के बीच में लाई करने वाले रीजन का एरिया, मतलब ये वाला रीजन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस रीजन का एरिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है? तो आपको अगर ए बी और एक्स एक्सिस के बीच का रीजन का एरिया निकालोगे तो आपको ये शेडेड रीजन मिलेगा। बी सी और एक्स एक्सिस के बीच के रीजन का एरिया निकालोगे तो ये शेडेड रीजन मिलेगा। जब दोनों को ऐड कर दोगे तो एक प्रॉब्लम यहां पर हो जाएगी कि ये जो रीजन है ट्राइंगल एसीडी, ये वाले रीजन का भी एरिया यहां पर आपको एडिशन के साथ मिलेगा। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, इस पार्ट को आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा दोनों के सबमिशन से। क्लियर है ये चीज? अब देखो यहां पर ना जो तीन साइड्स हैं, कौन कौन सी? ए बी बी सी सी डी, सॉरी ए बी बी सी और सी ए, तीन जो साइड्स है ट्राइंगल की, ये तीनों साइड्स जो है ये बेसिकली लाइन है, और इस लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी पड़ेगी। और लाइन की इक्वेशन निकालने का मेथड, जब आपको पॉइंट गिवन है तो क्या होता था वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है? तो इक्वेशन का फॉर्मूला था y माइनस y1 is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1। ये फॉर्मूला हुआ करता था टू पॉइंट फॉर्म। अगर रिकॉल करोगे क्लास 11th में हमने पढ़ा था टू पॉइंट फॉर्म, तो ये फॉर्म आपको याद होना चाहिए। तो अगर मैं ए बी की बात करूं, लाइन सेगमेंट ए बी, तो आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट्स पता है 2,0 और 4,5। तो बताओ मुझे ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसकी इक्वेशन क्या बनेगी यूजिंग दिस? ओके, ठीक है। आप इसको इस तरह से लिखो जैसे मैंने लिखा y इक्वल्स टू, बाकी पूरा राइट साइड में। ठीक है? ये ए बी की इक्वेशन बनी ना। वैसे ही मुझे बीसी और सी ए का भी बता। बीसी की इक्वेशन बताओ क्या आ रही है? 9 माइनस एक्स। और किसी का?
ओके, सो y इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स ना, सी ए। सी ए की इक्वेशन है किसी की? 4y इक्वल्स टू 3x माइनस 6, तो 3x माइनस 6 और बाहर में 1/4 चेक करो तो यही बोल रहे हो क्या? और किसी का है क्या इक्वेशन सी ए का? ओके, ठीक है। तो आई थिंक सबको ये इक्वेशन मिल गई। अब देखो इस इक्वेशन को क्या करना है, ध्यान से समझना। ये जो ए बी मैंने आपको बताया ना, ए बी ई का एरिया निकालना है, तो ए बी के लिए ये जो आपको लाइन दिख रहा है, इसमें इसकी इक्वेशन को मैं लेता हूं y1। ठीक है, ये हो गया आपका y1। फिर उसके बाद ए बी ई के बाद आप क्या कर रहे हो, बी सी डी ई, इसके भी रीजन को निकालना, तो इसको लेते हैं हम y2। तो ये हो गया y1, और ये बीसी वाला जो इक्वेशन आया उससे हम इसको लेते हैं y2। ठीक है, फिर उसके बाद जो AC आपको दिख रहा है, तो AC वाले रीजन को यहां पर इस वाले लाइन को हम लेते हैं y3। तो आपको y1 y2 y3 ये तीन आपको इंपॉर्टेंट लाइंस जो हैं, जो y एक्सेस है उस लाइंस के, वो आपको मिल गए। ठीक है, अब देखो यहां पर जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये पॉइंट ध्यान से समझना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू, सबसे पहले मैंने आपको बोला एबीई का एरिया निकालना है, तो एबीई का एरिया निकालने के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा y1 dx। इंटीग्रेशन क्या आएगा, y1 dx। अब जो अब जो लिमिट्स है उसके लिए देखो ये कहां से कहां है, 2 से लेके 4, तो लिमिट्स क्या आ जाएगी 2 से लेके 4 तक की लिमिट। क्लियर है ये चीज? फिर उसमें हम प्लस करेंगे इंटीग्रेशन, कौन से रीजन को, ये वाले y2 और x एक्सिस के बीच के, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा y2 dx आ जाएगा, और लिमिट क्या हो जाएगी 2 से लेके 6 तक, तो लिमिट हो जाएगी 2 से लेके 6 तक। ठीक है, तो जो मैंने आपको पहले बताया था ए बी सी डी ए, इस पूरे रीजन का एरिया आपको इन दोनों इंटीग्रेशन के एडिशन से मिल जाएगा। लेकिन हमको ये वाले रीजन को सब्सट्रैक्ट करना है, जो ग्रीन रीजन आपको दिख रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन। अब किसको करेंगे माइनस, y3 और x एक्सिस के बीच के रीजन को, तो इंटीग्रेशन y3 dx आ जाएगा, और इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, देखो यहां से लेके यहां तक, मतलब ये हो जाएगा 2 से लेके 6 तक। ठीक है, तो इंटीग्रेशन की लिमिट यहां जाएगी 2 से लेके 6 तक। अब इसके बाद क्या करना है, आपको वैल्यूज पुट करनी है, सो इंटीग्रल 2 टू 4, y1 की वैल्यू, तो देखो y1 ab है, तो ab से y की वैल्यू क्या आ रही, ये वाली, तो यहां पर पुट कर देंगे 5/2 x माइनस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन 2 टू 6 y2 की वैल्यू, तो y2 क्या है, देखो bc की इक्वेशन से जो y मिलेगा वो मतलब 9 माइनस एक्स, तो यहां पर क्या जाएगा 9 माइनस एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 2 से लेके 6। एक मिनट, यहां पर मैंने कुछ गलती की है, करेक्शन है, ध्यान देना। y2 के लिए जो लिमिट होगी ना, वो 4 से लेके 6 होगी, मैंने गलती से यहां पर 2 से लेके 6 लिख दिया, तो 4 से लेके 6 आएगा, करेक्शन कर देना उसमें। ठीक है, फिर उसके लास्ट वाला जो y3 है, उसकी वैल्यू हम AC की इक्वेशन से लिखेंगे, तो देखो AC या CA की इक्वेशन क्या है, 1/4 अंडर ब्रैकेट 3 माइनस 3x माइनस 6, तो 1/4
अंडर ब्रैकेट 3x माइनस 6 dx। तो ये एक्सप्रेशन आपका बनेगा। ठीक है, अब इंटीग्रेट करो, लिमिट्स पुट करो और एरिया निकालो। और अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो मुझसे। y2 की लिमिट समझ में नहीं आ रही, तो देखो y2 मैंने किसको मार्क किया है, y2 मैंने मार्क किया है इस लाइन सेगमेंट को, BC को। ठीक है, तो BC जो है, BC और x एक्सिस के बीच का रीजन, तो ये एरिया है बेसिकली। ये जो एरिया है, आप इस एरिया को ऐड कर रहे हो, इस एरिया को फाइंड कर रहे हो, कहां से, इस इंटीग्रल से। तो इस एरिया को निकालने के लिए ये वाला y2 और ये वाला x एक्सिस को आप इंटीग्रेट करो। तो x एक्सिस में जो ये वाला पॉइंट है E, उसका x कोऑर्डिनेट क्या है 4, और एंड पॉइंट जो है D, उसका x कोऑर्डिनेट क्या है 6, इसीलिए इंटीग्रल की लिमिट क्या आ गई 4 to 6। ठीक है, प्रीवियस में क्या था, आपका ये वाला रीजन था ए बी ई, तो वहां पर ए और ई उसके स्टार्ट और एंड पॉइंट्स है, तो लिमिट 2 से 4 थी। और थर्ड वाला जो है ए सी डी, उसमें आपका स्टार्ट पॉइंट 2 है और एंड पॉइंट 6 है, इसलिए लास्ट वाले में लिमिट क्या है 2 से लेके 6। कुछ क्लियर हुआ क्या अंजलि, अभी भी कोई डाउट? ओके, कैलकुलेशन करो और मुझे बताओ क्या आ रहा है आंसर। ओके, सो आंसर आ रहा है 7 स्क्वायर यूनिट। मुझे बताना एक बार क्रिस्टी, इसका कितना है इंटीग्रल, इंटीग्रल लिमिट पुट करने में? ओके, प्लस इस पार्ट का 8, और ये ओके, तो आंसर आएगा 7 स्क्वायर यूनिट। और किसी का आया क्या? ओके, अंजलि तुम्हारा बना रहे हो क्या अभी? ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से बुक पे देखना। क्वेश्चन 14 है, यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस